नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम एकेडमी। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जल्दी से हो जाइए तैयार। देखिए, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं फिर आ गया हूं, जिसका नाम मौद्रिक अर्थशास्त्र का ये पार्ट है, जिसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग तथा आरबीआई और वाणिज्यिक बैंक मुद्रा से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और आगे जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है, जितने प्रकार के, उन सभी तरह के प्रश्नों को छांट कर लगा दिया गया है ताकि आप उन प्रश्नों को हल कर लें और एग्जाम में किसी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, प्रश्न बनाएगा कहां से आयोग, इस बात का चैलेंज करिए कि चलो देखते हैं बनाओगे कहां से। ठीक है, हम हर कोना कोना पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन जहां से भी आए उसका जवाब हम खटाक से मारेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार हमको एक पद सुनिश्चित करना है और अपनी जिंदगी को सफलतम की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देना है, क्योंकि बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। ठीक, जिंदगी भर पढ़ना ही है कि और कुछ करना है, तो जितना हो सके मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मत छोड़िएगा कि नहीं इससे ज्यादा मेहनत और कर पाते। और आयोग ने, आप जानते हैं कि टीजीटी की डेट भी बढ़ा दी है, फिर से वो आगे की तरफ सरक के हो गई है, जुलाई में चली गई है। तो वो जो गाना आपने सुने हैं कि छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ वाला, ठीक है, तो उसी तरह का आयोग का सिस्टम भी बदल रहा है। ठीक, लेकिन आप उसके सिस्टम को देखते हुए अपने आप को भी बिना बदले तैयारी करिए। ठीक है, ये नहीं कि आयोग डेट आगे कर दिया तो हम सुस्त हो जाएं। चलिए, चूंकि भोजपुरी एकदम सर पर चढ़ के बोल रही है सबके, आज आप देखेंगे तो सारे गाने छुपते जा रहे हैं जो हिंदी के हैं। ठीक है, और इस तरह के गाने जो पहले देहात में लोग गाया करते थे गांव में, उसको उठा उठा के बहुत जबरदस्त तरीके से पेश कर रहे हैं लोग और धड़ल्ले से सुना जा रहा है, और इसमें किसी तरह की भद्दता नहीं है जो ऐसे गाने हैं। ठीक है, भद्द वाले गाने थोड़ा सा दूसरे टाइप के होते हैं। चलिए, फिलहाल मौज मस्ती अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह है। अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र का ये पार्ट है मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, जिसमें विशेषकर आरबीआई से जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न लगे हुए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या लगा है। आप पेन और कॉपी लेंगे और देखेंगे कि इस 50, 60, 70 प्रश्न जो लगा है, इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। सही सही बताइएगा, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और जो आपकी टेस्ट सीरीज चलने वाली थी उसको 10 दिन और सरका दिया गया है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम लेट है। तो अभी आप पढ़ लीजिए टॉपिक वाइज, कुछ टॉपिक बचे ही थे तो उस हिसाब से सही भी हुआ है। ठीक है ना जी। कह रहा है कि केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक सबसे पहले जान लीजिए कि किसको कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। कौन है? आरबीआई। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। ठीक है जी, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1935 में इसके लिए एक्ट बना था, एक्ट 1934 में। ठीक है, 1934 एक्ट बना था, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। कौन सा आयोग था? हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग। पहले इसके गवर्नर थे, जो विदेशी गवर्नर रहे हैं, वो सर ऑस्बोर्न स्मिथ थे। ऑस्बोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय जो रहे हैं वो रहे हैं सीडी देशमुख। सीडी चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, तो इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने सबको बता दिया। कह रहा है कि केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम क्या है? सरकार का एजेंट, शाख का नियंत्रण, नोट निर्गमन, इनमें से सभी। तो देखिएगा, जो महत्वपूर्ण कार्य है ये दोनों हैं, बी और सी दोनों हैं, लेकिन दोनों में अगर महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, शाख नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसी के द्वारा यह मुद्रास्फीति को क्या करता है? नियंत्रित करता है।
कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। फिर देखिए केवल क्या हुआ इसमें, ध्यान दे दीजिएगा, इसमें कुछ अलग नहीं हुआ है, बस केवल क्या बदल गया, पूछने का तरीका बदल गया। तरीका बदल गया है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख, व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, साख निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये साख जनित जो लिखा है यही साख निर्माण, व्यापारिक बैंक साख निर्माण करते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। और जबकि आरबीआई का करता है, साख नियंत्रण करता है। तो देखिएगा इसमें क्या है, भारतीय व्यापारिक बैंकों द्वारा साख नियंत्रण का काम कौन करता है, तो भारतीय स्टेट बैंक, नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, एकदम आप लोग पसंद कर रहे हैं, मजा आ रहा है, धीरे धीरे ही सही कारवां बढ़ रहा है और आप का प्यार मिलेगा तो एक दिन वही कहते हैं ना कि हम भी सफल होंगे और आप भी सफल होंगे, और निरंतर आपके लिए प्रयास जारी रहेगा। ठीक, हाँ, कह रहा है किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण देय क्षमता निर्भर करती है, जो व्यापारिक बैंक हैं, आरबीआई के अतिरिक्त जितने भी बैंक जनता से व्यवहार करते हैं, जनता से लेन देन करते हैं, उन सभी बैंकों को व्यापारिक बैंक कहते हैं। समझ में आई बात। व्यापारिक बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मुद्रा का व्यापार करते हैं, आपकी मुद्रा जमा करते हैं, फिर उसको उधार देते हैं, फिर आपसे जो ब्याज लेते हैं वो सभी को बांटते हैं, तो वो मुद्रा का व्यापार करते हैं, इसलिए उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। कह रहा है कि रखी हुई सरकारी प्रतिभूतियों पर, नकद स्थिति पर, अतिरिक्त नकदी पर, बकाया आय और निवेश पर। तो नकद स्थिति पर जो व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक की ऋण देय क्षमता किस पर निर्भर करती है, नकद स्थिति पर। जो ऋण देने की क्षमता आपके पास, ऋण देने की क्षमता किस पर, जो आपके पास पैसा नकद रूप में रखा गया है उसी को ना ऋण देंगे, कि दूसरे से मांग कर ऋण देने की बात आएगी। कह रहा है कि वर्तमान भारत में से तात्पर्य है, वर्तमान भारत में से तात्पर्य है। देखिए कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रश्न छूटा है, वर्तमान भारत में मुद्रा से तात्पर्य है। ठीक है, यहां सही कर देते हैं, वर्तमान भारत में मुद्रा से तात्पर्य है। किससे, मुद्रा से तात्पर्य है मुद्रा से तात्पर्य है। ठीक है, सिक्के व कागजी मुद्रा, मांग जमाएं। तो जो वर्तमान भारत है उसमें मुद्रा से तात्पर्य सभी से है। किसमें, उसमें सिक्के भी हैं, सिक्के व कागजी मुद्रा है। मांग जमाएं, जो बैंक में आप रखे हैं मांग जमा के रूप में, जब भी मन करे तब भी निकाल सकते हैं, वो सभी क्या है, मुद्रा ही है। ठीक, कह रहा है मुद्रा का कार्य, क्योंकि आपका एटीएम उटीएम उसी से चलता है, जब मन करता है आप तुरंत एटीएम का, फोन पे का, गूगल पे का यूज करके गोलगप्पा से लेकर चाट तक, सूट से लेकर सलवार तक सब खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, कह रहा है कि मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय। तो देखिए मुद्रा का कार्य ये सभी है, मुद्रा का कार्य ये सभी है। मुद्रा विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापन भी करती है, मूल्य का संचय भी करती है, मूल्य का संचय भी करती है। ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि सभी करेंसी नोट 1 रुपए के नोट को छोड़कर जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा, सभी करेंसी नोट 1 रुपए को छोड़कर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, क्योंकि नोट को छापने का, निर्गमित करने का अधिकार किसका है, आरबीआई का है। 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त सचिव द्वारा जारी किया जाता है। ठीक ना जी। हाँ, कह रहा कि केंद्रीय बैंक के द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत बृहद मुद्रा, ब्रॉड मनी, कभी कभी अंग्रेजी ही पूछ देगा, ब्रॉड मनी से तात्पर्य है। ठीक है, ये अगर घटना चक्र में देखेंगे तो ये आंसर उसका गलत लगाया है। ठीक ना जी, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, घटना चक्र अगर आपके पास होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से निचोड़ा जाता है कि कौन गलत है कौन सही, तभी निचोड़ सीरीज इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ब्रॉड मनी क्या है, EM3 को कहते हैं। EM3 आपकी क्या है, ब्रॉड मनी है। ठीक, EM3 क्या है,
ब्रॉड मनी, क्लियर, M3 ब्रॉड मनी। M1 जो है सबसे तरल है, सबसे तरल है, और M4 सबसे अतरल है। मतलब इसको खर्च करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। M1 का मतलब जो आपके पास नगद होता है वह सबसे कम समय में जब मन करे तब खर्च कर देते हैं आप, ठीक है ना जी। हाँ, और M0 को आरक्षित मुद्रा कहते हैं, आरक्षित मुद्रा कहते हैं, ठीक है। M0 को क्या कहते हैं? आरक्षित मुद्रा, ठीक। हाँ, तो ये सभी, ये 4-5 प्रश्न आपको बता दिए गए, 4-5 प्रश्न कुल मिलाकर। तो जो भी प्रश्न आएगा आप मार दीजिएगा। कह रहा है कि मुद्रा परिचलन को कम किया जाता है इसके द्वारा। मुद्रा परिचलन को किसके द्वारा कम किया जाएगा? तो जो मुद्रा को नियंत्रित, परिचलन को कम करने, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहा कि साख नियंत्रण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि परिमाणात्मक नियंत्रण में शामिल नहीं है? परिमाणात्मक, जो मुद्रा की मात्रा को तुरंत घटा दे या बढ़ा दे, उसमें कौन शामिल नहीं? तो दो, देखिए, साख नियंत्रण की अगर बात मैं करूं, साख नियंत्रण की बात करूं तो जान लीजिएगा 2 तरह की चीजें हैं। देखिए, साख नियंत्रण की बात करूं तो एक परिमाणात्मक है, एक गुणात्मक या चयनात्मक है, ठीक है। परिमाणात्मक है, दूसरा गुणात्मक या चयनात्मक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? परिमाणात्मक, जो तुरंत मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करता है। तो खुले बाजार की क्रियाएं, ये भी मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करता है। साख राशनिंग ये नहीं करता, ठीक है। तरल कोषानुपात ये भी करता है, बैंक दर नीति ये भी करता है। तो साख राशनिंग ये चयनात्मक या गुणात्मक में है, ना कि परिमाणात्मक में, ठीक है। हाँ, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लास्ट में मैं बता दूंगा कि कौन किस में क्या आएगा, ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि खुले बाजार की कार्यवाही का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। खुले बाजार की कार्यवाही का प्रयोग कब किया जाता है? ध्यान से देखिए क्या क्या है। कह रहा है कि एक राजकोषीय युक्त के रूप में, जो कि सरकारी उधारी राशि की सहायता नहीं, सरकारी राजकोषीय का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यह मौद्रिक नीति से संबंधित है। एक मौद्रिक युक्ति के रूप में जो प्रचलन में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों की नगद कोष को नियंत्रित करता है। समझ में आई बात? तो इसका बी ऑप्शन सही है। क्या सही है? बी ऑप्शन सही है। ध्यान से पढ़िएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए। कह रहा है कि एक हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी कौन सी? हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी। हार्ट मनी वह मुद्रा जो शीघ्र पलायन कर जाने, एक जगह स्थिर नहीं रहती है, पलायन करने का गुण जिसमें होता है उसे हार्ट मनी कहते हैं, हार्ट करेंसी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन? अधिकाधिक सुरक्षा की जाती है के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को हस्तांतरित, एक शरणार्थी द्वारा अर्जित की जाती, देश में शरण लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती, अधिकाधिक सुरक्षा की जाती है के लिए एक देश, एक केंद्र से दूसरे। इसमें देखिए पूर्ण रूप से कोई नहीं सही है, पूर्ण रूप से कोई भी सही नहीं है। आप इसको जान गए। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने का गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। जैसे डॉलर, जिसका मूल्य सबसे अधिक होगा उसी को हम हॉट मनी कहते हैं। डॉलर, $1 की कीमत वर्तमान में 85-86 रुपए है। क्लियर? कर व्युत्पन्न जमा का अर्थ क्या होता है? व्युत्पन्न जमा ये व्यापारिक बैंकों का गुण है। किसका है? व्यापारिक बैंकों का गुण है। देखिए कह रहे एक व्यापारिक फर्म के एक कर्मचारी द्वारा एक बैंक में जमा किया गया नगद, एक वाणिज्यिक बैंक के द्वारा आरबीआई से प्राप्त ऋणों में से निर्मित की गई जमाएं, अन्य व्यापारिक बैंकों के द्वारा एक बैंक में जमा किया गया नगद, एक व्यापारिक बैंक द्वारा ग्राहक को दी गई उधारी में से निर्मित जमाएं। ये सही है। साख निर्माण इसे कहते हैं। क्या? डी, व्युत्पन्न जमा।
जब भी आप जानते हैं साख निर्माण आप पढ़े होंगे, तो 1,000 रुपए का कम से कम 7 से 8,000 रुपए बनाया जाता है बैंकों के द्वारा, क्योंकि उधार दिया जाता है, फिर 20% या 15% जितना क्या एसएलआर हो उसी के हिसाब से रखकर फिर उधार दे दिया जाता है। फिर उधार जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है, वही है व्युत्पन्न जमा। कह रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव भारत सरकार। क्लियर। आगे कह रहा है कोई चेक किस प्रकार की जमाओं के विरुद्ध निर्मित किया जाता है। जो चेक आप जारी किया जाता है वो किस प्रकार की जमा से संबंधित होता है, यही पूछा है। आवर्ती जमाएं, सावधि जमाएं, मांग जमाएं, व्युत्पन्न सभी प्रकार की जमाएं, नहीं तो मांग जमा पर। किस पर? चेक हमेशा आपका किससे जुड़ा होता है? मांग जमा पर। कह रहा है विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे सामान्य जनता स्वीकार कर लेती है, जिसके विरुद्ध चेक जारी किए जा सकते हैं, सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित किया जाता है। ठीक है। विधिग्राह्य मुद्रा, देखिए विधिग्राह्य या वैध मुद्रा क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप देखिए ऐसी मुद्रा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जो सरकार वैध घोषित कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। अब आप कहेंगे आरबीआई क्यों नहीं सही है? आरबीआई ने देखिएगा पिछले समयों में 500 का नोट भी तो जारी किया था, लेकिन जिस दिन मोदी आके कह दिए कि 500 का नोट लीगल टेंडर नहीं है रहेगा, उस दिन से उसकी वैधता समाप्त हो गई। तो सरकार का उसमें महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति देने पर ही कोई मुद्रा विधिग्राह्य लीगल टेंडर होती है। क्या होती है? लीगल टेंडर। इसे लीगल टेंडर भी कहते हैं, लीगल टेंडर। ठीक। आगे कह रहा साख एवं विनियोग नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंकों को करनी चाहिए या करना चाहिए? साख एवं विनियोग नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंकों को क्या करना चाहिए? साख नियंत्रण, नगद आरक्षी अनुपात में बढ़ोतरी और बैंक दर में बढ़ोतरी, तो पहला ही सही हो जाए। ठीक है। जब साख नियंत्रण करना होता है तो दोनों को हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, सीआरआर और बैंक दर दोनों को। सीआरआर को बढ़ा देंगे, एसएलआर को भी बढ़ा देंगे, सबको अगर बढ़ा देंगे तो साख नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है। आगे मुद्रा गुणक अनुपात होता है प्राथमिक मुद्रा के परिणाम तथा कुल मुद्रा के परिणाम के बीच, मुद्रा की कुल मात्रा तथा निवेश मात्रा के बीच, मुद्रा के कुल परिणाम तथा मौद्रिक आय के बीच, और प्राथमिक मुद्रा के परिणाम तथा सहायक मुद्रा के बीच। जल्दी से बताइएगा, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या? मुद्रा गुणक पूछा गया है। मैं अभी सभी तरह के गुणक यहां आपको बता दूंगा, फिलहाल इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। ठीक। तो आप निश्चित तौर पे लगा लिए होंगे क्या विकल्प, ये प्राथमिक मुद्रा के परिणाम तथा कुल मुद्रा के परिणाम को हम क्या कहते हैं? मुद्रा गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा गुणक। अगर ये सूत्र रूप में पूछता तो क्या मुद्रा गुणक को स्मॉल एम द्वारा दिखाते हैं? मुद्रा गुणक बराबर क्या होता है? देखिएगा m3 अपान m0, m3 अपान m0 होता है। r इसी को m3 अपान rm भी लिखेगा। क्या लिखेगा? rm भी लिखेगा। तो भी आप क्या करेंगे? इसको सही मानेंगे। rm क्या है? ये उच्च शक्ति मुद्रा है। क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और ये ब्रॉड मनी आपकी है। क्या है? ब्रॉड मनी यानी बृहद मुद्रा। ठीक है। यही अगर आपसे पूछ दे क्या मौद्रीकरण, मौद्रीकरण बराबर क्या होगा? मौद्रीकरण बराबर क्या होगा? तो देखिएगा मौद्रीकरण क्या होता है? यम अपान जीडीपी, यम अपान जीडीपी गुणे 100, ये आपका मौद्रीकरण है। यम अपान जीडीपी गुणे 100 ये क्या है? मौद्रीकरण है। ठीक है। यम1 कर लीजिएगा, यम1। क्लियर।
और मुद्रा की गहनता कभी पूछ ले, क्या पूछ ले, मुद्रा की गहनता, यानी मौद्रिक गहनता अगर पूछ ले, मौद्रिक गहनता बराबर क्या होता है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, m3 अपान क्या, जीडीपी गुणे 100, जीडीपी गुणे 100। तो ये तीनों प्रश्न आपसे पूछे, मुद्रा गुणक पूछे m3 अपान m0 या m3 अपान rm, मौद्रीकरण पूछे m1 अपान जीडीपी गुणे 100, मौद्रीकरण गहनता पूछे तो m3 अपान जीडीपी गुणे 100 करिएगा। यहां से 3-4 प्रश्न आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। आगे कह रहा है एक अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण को मापने के निम्नलिखित, देखिए अभी बताए हैं, अभी तुरंत आ गया, मौद्रीकरण बराबर क्या बताया गया, जल्दी से बताइएगा। m1 अपान जीडीपी गुणे 100 होता है, ये सी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 18, ठीक, गुणे 100 भी यहां होना चाहिए, लेकिन गुणे 100 नहीं दिया है, तो गुणे 100 सब में नहीं दिया है, क्लियर। कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की निबल साख में वृद्धि दर्शाता है, निबल साख में वृद्धि किसको दर्शाएगा, प्रश्न नंबर 19 को बताइए। तो मौद्रीकृत घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या बजट घाटा, तो मौद्रीकृत घाटा को दर्शाता है, ठीक है, मौद्रीकृत घाटा को दर्शाता है। मजा आ रहा है कि नहीं, जो लोग अर्थशास्त्री होंगे और इसके पहले जबरदस्त टाइप का पढ़े होंगे उनको तो ये चीजें एकदम 100% आ रही होंगी, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाकर जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो आने वाले समय में स्टार्ट होगा यहाँ पे व्यापक रूप से, ठीक, विस्तृत अध्ययन तो भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी एग्जाम है तो निश्चित रूप से जाकर मौद्रिक अर्थशास्त्र चाहे किसी की किताब लेकर, लाल की चाहे किसी की, देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक साख नियंत्रण की रीति नहीं है, गुणात्मक आपकी पूछा है, गुणात्मक की रीति नहीं है, ठीक है। मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, विभेदात्मक ब्याज दरें, नैतिक दबाव, नगद आरक्षित अनुपात, ये परिमाणात्मक है, ये क्या है, परिमाणात्मक है, बाकी सभी क्या है, गुणात्मक है, क्लियर, बाकी सभी क्या है, गुणात्मक हैं। तो निश्चित रूप से ये बात समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। और यहां टाइपराइटर महोदय मुझे लग रहा है सो गए थे, दुइये ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, और संजोग से पढ़ते हैं, देखते हैं, अगर इसी में आंसर मिल जाएगा तो नहीं लिखेंगे और नहीं मिलेगा तो लिख देंगे। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित निधि रिजर्व वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति होती है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा की आपूर्ति तब कम की जाती है जब वे सरकारी बंध पत्रों को परिवार या व्यवसायों में खरीदते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा 21 का आंसर मिल गया है, इसी बी में है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही आपका आंसर है, यही लगा लीजिएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। नोट का निर्गमन ये तो है, साख सृजन ये व्यापारिक बैंकों का है, ये किसका है, व्यापारिक बैंक, ठीक है, का है, ये केंद्रीय बैंक का नहीं। बाकी नोट का निर्माण करता है, बैंक दर नियंत्रण करता है, आंकड़ों का प्रकाशन करता है, ये सभी आरबीआई करता है, साख सृजन आरबीआई नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन मौलिक रूप से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, मौलिक रूप से केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। नोट निर्गमन ये है, बैंकों का बैंक ये भी है, सरकार का बैंक ये भी है, औद्योगिक विकास बैंक की उन्नति ये नहीं है। डी ये आरबीआई का कार्य नहीं है, समझ में आई बात। आगे कह रहे निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, बहुत गजब गजब प्रश्न है। साख सृजन तो पहला ही अभी मैंने बताया, ये किसका है, ये व्यापारिक बैंक का, भाई व्यापारिक, जैसे स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक व्यापारिक बैंकों का कार्य है, ठीक है, बाकी सभी काम
आरबीआई के। ध्यान से देखते जाइएगा, नोट भी बनाते जाइएगा। मुद्रा की आपूर्ति का प्रबंधन, शाख नियंत्रण, विदेशी मुद्रा नियमन, ये सभी क्या है, ये सभी आरबीआई के कार्य है। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? आनुपातिक कोष पद्धति, न्यूनतम कोष पद्धति, न्यूनतम विश्वास अर्जित पद्धति या अधिकतम विश्वास अर्जित पद्धति। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक, जल्दी बताइएगा। हाँ, तो आप जब भी पढ़े होंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन की जो पद्धति है वो न्यूनतम कोष पद्धति है। क्या है? न्यूनतम कोष पद्धति, ठीक है, न्यूनतम कोष पद्धति। कब से? ये 1956 से आई है। कब से? 1956 से लागू है न्यूनतम कोष पद्धति। और जान लीजिएगा, जब उस समय कितना भारत के पास 1956 में आई और 31 अक्टूबर 1957 31 अक्टूबर 1957 में इसके पास कितना 515 करोड़ रुपए 515 करोड़ रुपए यही न्यूनतम आरक्षित कोष के रूप में थे, जिसको संशोधित करके, ठीक है, कितना कर दिया गया? 200 करोड़ कर दिया गया। कितना? 200 करोड़। तो वर्तमान समय में यह 200 करोड़ है। कितना है? 200 करोड़ रुपया। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे कहते हैं अल्पकालीन ऋण। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेपो दर। क्या कहते हैं? रेपो दर। यही रीपो लिखा है जो, ये रेपो है। क्या है? रेपो दर। ठीक, प्रश्न नंबर अगला देखिए। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो ऑप्शन है इसमें कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो वही प्रश्न फिर आया है, इसलिए हम कहेंगे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना जी, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का एकीकरण करके किया गया। इसका नाम पहले क्या था? इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक के स्थान पर। क्लियर? आगे कह रहे कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ? किस समिति की सिफारिश पर? ठीक, एकदम गजब का प्रश्न है। ठीक, श्रम समिति, हिल्टन यंग समिति, लकड़ावाला समिति, गोरेवाला समिति। ठीक है, ये सही होगा, गोरेवाला समिति। स्टेट बैंक से संबंधित 4-5 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है। इसकी स्थापना इंपीरियल बैंक के स्थान पर हुई है 1 जुलाई 1955 में हुई है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। आगे नरसिम्हम समिति कमेटी रिपोर्ट संबंधित है। नरसिम्हम समिति, जल्दी से बताइएगा, जबरदस्त टाइप का ये भी क्वेश्चन। नरसिम्हम समिति, जल्दी बताइए। तो नरसिम्हम समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक, इसलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इस 1.5 महीने तक आप निश्चित तौर पे ऐसे ऊर्जावान लोगों के साथ बैठिए, बातचीत करिए। ठीक, जो जिनसे बात करने पर
मोटिवेट हो सकें आप। ऐसे लोगों के साथ कतई मत बैठिएगा जिनके साथ बैठने पर लगे कि ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। जो लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 35, 36, 40 वर्ष के लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, वो भी उदास ना हो, क्योंकि जैसे ही नौकरी मिलेगी अपने आप 10 वर्ष पीछे हो जाएगी क्या उम्र, ठीक है। फिर मौज मस्ती करिएगा 10 साल नौकरी के साथ, फिर जिंदगी का भार उठाइएगा, ठीक है। तो मेहनत कर दीजिए, इस बार नौकरी मिलनी पक्की है। कह रहा है कि निम्न में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता। देसी बैंकर, ठीक है, तो देखिएगा महाजन देसी बैंकर है, सर्राफ देसी बैंकर है, चेट्टी, ये सब क्या है, देसी बैंकर हैं, देसी बैंकर, ठीक है। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है 2 अक्टूबर 1975, ये देसी बैंकर नहीं है। यह क्या है, देसी बैंकर नहीं है। देसी बैंकर का मतलब जिसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ऐसे ही हुई क्या देते हैं, वो उधार देने का काम करते हैं, बैंक की तरह काम करते हैं, उन्हें हम देसी बैंकर कहते हैं। और जो नियम कानून के तहत आरबीआई के तहत देते हैं उन्हें हम राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं या बैंक कहते हैं। आगे कह रहा है कि मुद्रा के मूल्य का फिशर का समीकरण संबंध स्थापित करता है। बहुत जबरदस्त, फिशर का समीकरण इसके पहले था, अगर इसमें भी पूछ लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिशर का समीकरण किसको बताता है, तो मुद्रा तथा मूल्य के बीच प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध को बताता है। ये एकदम 100% सही। मुद्रा तथा मूल्यों के बीच कौन सा संबंध, प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध को बताता है। कौन सा समीकरण, फिशर का समीकरण। कह रहा है कि प्रतिष्ठ मुद्रा क्या है। प्रतिष्ठ मुद्रा नाम से जान जाइए, प्रतिष्ठ मुद्रा क्या है। तो प्रतिष्ठ मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहते हैं, आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा। आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा को क्या कहते हैं, प्रतिष्ठ मुद्रा कहते हैं। जिसके पीछे कोई कोष नहीं होता है, जिसके पीछे कोई कोष नहीं होता है उसे हम प्रतिष्ठ मुद्रा कहते हैं, ठीक। जिसके पीछे कोई कोष नहीं होता है, ठीक ना जी। अगला है कि वाणिज्य बैंक की मांग जमाओं में सम्मिलित होता है। वाणिज्य बैंक की मांग जमाओं में सम्मिलित होता है। चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता। तो देखिएगा चालू खाता तो जमा होता है और बचत खाता भी जमा होता है, लेकिन सावधि जमा खाता सम्मिलित नहीं होता। 41 प्रश्न का जवाब है, ठीक है। देखिए तो ये ऑप्शन इन्होंने गलत किया है, गलत जगह टाइप कर दिया है। चालू खाता जमा होता है और आपका बचत खाता, ए सी क्या होगा, ए सी आंसर, ए और सी। 41 का ए और सी होगा। क्लियर, ठीक है। आगे कह रहा है कि स्फीतकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फीतकारी यानी मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, बैंक दर, रेपो दर, नकद आरक्षण अनुपात, सर्वाधिक नकदी अनुपात। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयोग कर रहा है, समझ में आई बात। तो देखिए बैंक दर का भी प्रयोग किया जाता है, रेपो दर का भी प्रयोग किया जाता है, नकद आरक्षी अनुपात का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। और सर्वाधिक नकद आरक्षित अनुपात, इस तरह की कोई चीज अभी तक नहीं सुनाई दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 जवाब दीजिएगा अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। तो मैं बताऊं, सर्वाधिक नकदी अनुपात, अच्छा आरक्षी अनुपात नहीं, नकदी अनुपात है। तो इनमें से सभी अगर है तो ये सभी मार दीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रवृत्तियां जो हैं साख के नियंत्रण में काम आती हैं आरबीआई के। कह रहे मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को कहते हैं मौद्रिक नीति कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति के तहत ये सब आता है। फिर कह रहा है कि मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के
क्या अपनाए जाते हैं। 44 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न है। मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए जाते हैं। अंतर्गत, ये शब्द नीति के अंतर्गत अपनाए जाते हैं। देखिए यहां थोड़ा सा मिस किए हैं, ये मैं लिख देता हूं के अंतर्गत अपनाए गए उपाय कौन कौन से हैं। नकदी कोष अनुपात को बढ़ाना, ठीक है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए, मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति कौन कौन अपनाए जाते हैं। नकदी कोष अनुपात को बढ़ाना, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना, नकदी कोष अनुपात को घटाना। जल्दी से विचार करिए और बताइए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, मस्त क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिएगा, मंदी और बेरोजगारी को जब दूर करने की बात होगी, ठीक है, मंदी और बेरोजगारी को दूर करने की बात होगी तो बी और सी दोनों अपनाया जाएगा, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना, नकदी कोष अनुपात को घटाना। मतलब क्या है कि मंदी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में रुपया नहीं है, ठीक है, लोगों के पास आय ही नहीं है, इसलिए वह चीजों को खरीद नहीं रहे हैं। तो जब वैधानिक तरलता अनुपात को घटा दिया जाएगा, सीआरआर को घटा दिया जाएगा, एसएलआर को घटा दिया जाएगा, तो ऋण देने की जो शक्ति वो बढ़ जाएगी, और जब ऋण देंगे तो लोग लोन लेंगे और उनके पास क्या हो जाएगा, मुद्रा आ जाएगी। तो ये बढ़ाना नहीं होगा, ये दोनों चीजें इसमें सम्मिलित हैं, जिससे बेरोजगारी और मंदी दूर हो सकती है, ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया था। अगतिशील, जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अगतिशील मुद्रा, ठीक है। 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने, या ए और सी दोनों, तो ए और सी दोनों, ठीक। 9 प्रतिष्ठित और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों दोनों ने क्या किया था, अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया था। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाता है। तो अभी आपको बताया गया है कि न्यूनतम कोष पद्धति 1956 में आया था और 57 से ये लागू हुई, ठीक है ना जी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता। किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता, ये भी जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि इंदिरा विकास पत्र, ये तो किया जाता है, इंदिरा विकास पत्र का किया जाता है, ठीक है। किसान विकास पत्र, ये भी किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों का शेयर, ये नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता, बाकी सब किया जाता है, ठीक ना जी। आगे कह रहा है भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस कहां स्थित है, ठीक है, यानी नोट कहां छपती है। तो देखिएगा, सिक्योरिटी प्रेस, करेंसी नोट प्रेस कहां, नासिक में स्थित है। कहां, नासिक में, नेपा नगर में अखबारी कागज छपता है, ठीक है ना जी। हाँ, आगे भारतीय रुपए के रुपए चिन्ह का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया। डी उदय कुमार, डी राजू कुमार, डी उदय, डी राज, डी उदय रेड्डी, नहीं, डी उदय कुमार ने, डी उदय कुमार ने, ठीक है ना जी। कौन, डी उदय कुमार, आईआईटी के डी उदय कुमार ने इसको क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ये देख सकते हैं आप, ऐसे वाला, जो ऐसे वाला आ गया ना चिन्ह, जैसे डॉलर का है, एन का है, यूएन का है, रुपया आप ऐसे लिख देते हैं तो रुपया उसको समझ लिया जाता है। ये आईआईटी मुंबई के उदय कुमार थे, वही उन्होंने दिया था। कह रहा है कि ग्राम स्तर पर ऋण इसके द्वारा वितरित होते हैं। नाबार्ड, प्राथमिक सहकारी साख समिति, राज्य सहकारी साख समिति या केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा। 50 का जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। 50 का तो किसके द्वारा दिया जाता है, प्राथमिक सहकारी साख समितियों के द्वारा, प्राथमिक सहकारी साख समितियों के द्वारा। कृषि से अगर संबंधित होता तो नाबार्ड से दिया जाता। करण निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये आप देखिएगा, केन गंगा, मास्टर शेयर, मास्टर गेन,
ग्रैंड मास्टर, तो ये केन गंगा संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं। ये मिसलेनियस टाइप का प्रश्न है, ठीक है, ये आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है तो आंसर ले लीजिए। करेक्ट, नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को इस संगठन के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करती है। कैसे पुनर्वित्त प्रदान करती है, कौन, नाबार्ड। तो देखिएगा, ये राज्य सहकारी बैंक के द्वारा पुनर्वित्त प्रदान करती है, राज्य सहकारी बैंक द्वारा। 52 का क्या सही होगा, पहला, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिए, 12 जुलाई 1982 को। क्लियर। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति के द्वारा हुआ था, तो शिवरमन समिति, ये अभी मैंने बताया, शिवरमन समिति, शिवरमन है, शिवरमन लिख दिया है। आगे है रेपो दर है शेयर दलाली दर, अल्पकालीन ब्याज दर, बांड कटौती, विदेशी नहीं, अल्पकालीन ब्याज दर है। बैंक जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं, और शाम तक जिस पर वापस ले लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। समझ में आई बात, क्योंकि बैंक शुरू होने से पहले सारे बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं और शाम को बैंक बंद करने से पहले उसका हिसाब किताब कर देते हैं। आगे कह रहा है कि सहकारी क्षेत्र का बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो भूमि विकास बैंक है। सहकारी क्षेत्र का बैंक कौन सा है, भूमि विकास बैंक, ठीक। 55 भूमि विकास बैंक कैसा बैंक है, सहकारी क्षेत्र का बैंक। आगे कह रहा कि 1 रुपए के नोट व सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक डाक किसके पास संग्रहित होते हैं, वित्त। तो भारतीय संग्रहित अगर पूछ ले किसके सिक्के संग्रहित होते हैं, 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, किसके सिक्के किसके पास संग्रहित होते हैं, पूरा क्वेश्चन ये दिया गया था टाइप करने के लिए, आप लिख लीजिए, किसके पास संग्रहित होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। समझ में आई बात। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसानों को ऋण प्रदान करना, विश्वविद्यालयों से जमा स्वीकार करना, साख पर नियंत्रण और नियमन करना, ये आरबीआई का है, ये आरबीआई का कार्य है। बाकी सभी कार्य किसके हैं, व्यापारिक बैंकों के। बाकी सभी कार्य क्या हैं, व्यापारिक बैंकों। बड़े ध्यान से देखेंगे, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। कह रहे भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। कौन बनाता है, आरबीआई। निम्नलिखित में से असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है, असंगठित मुद्रा बाजार। असंगठित में साहूकार आएगा, बाकी सभी क्या है, संगठित क्षेत्र में आएंगे, संगठित, ठीक है। साहूकार, चिट्टी, महाजन, ये सब असंगठित में आते हैं, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार लगभग पूछेगा। अग्रणी बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था, लीड बैंकिंग, ठीक है। इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लीड बैंकिंग, हर जिले में, ठीक है। हर जिले का एक लीड बैंक होता है, जिले यानी ये सही हो जाएगा, जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु जो बैंक होता है उसे हम लीड बैंक कहते हैं। कब आई है ये, 1969 में यह योजना आई है। लीड बैंक की योजना कब आई, 1969 में। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था, साख नियंत्रण हेतु, साख को प्राथमिक क्षेत्र की ओर निर्देशित करने हेतु,
गरीबी कम करनी हो तो समाजवाद को बढ़ावा देने हो। जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। किस लिए था? तो साख को प्राथमिकता क्षेत्र की ओर निर्देशित करने की ओर, ठीक है ना जी। समावेशी जो है बैंकिंग व्यवस्था है, इसी से रिलेटेड है, मतलब हर व्यक्ति तक बैंक पहुंच जाए। भारत में बैंक दर को निश्चित किया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई आपकी। कह रहा है कि भारत में बैंक दर को निश्चित किया जाता है योजना आयोग द्वारा, आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा। कौन, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक। बैंक दर को नियंत्रित। अगला है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? जबरदस्त क्वेश्चन है। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? तो देखिएगा, आईडीबीआई की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। क्या? जुलाई 1964 में हुई थी। जुलाई 1964 में आईडीबीआई की स्थापना। आगे कह रहा है कि सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, ठीक है। मुख्यालय है लखनऊ में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। छोटे छोटे माइक्रो जो उद्योग हैं उनको विकसित करने के लिए इस बैंक की स्थापना हुई है। कह रहे निम्नलिखित संस्थाओं में उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? जल्दी से बताइएगा, जबरदस्त टाइप का प्रश्न है। तो यही आईडीबीआई है, आईडीबीआई है। अभी आपको बताया गया कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है ना जी। आगे, भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था है। कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली कौन सी संस्था है? तो दीर्घकालीन साख देता है भूमि विकास बैंक। गलती से नाबार्ड मत लगाइएगा, ठीक है। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, क्लियर। आगे कह रहा है सर्वप्रथम 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय उनमें से प्रत्येक बैंक की न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? न्यूनतम जमा राशि, जब बैंक क्या हुए, राष्ट्रीयकृत किए गए, तो उसमें से न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? ठीक है, तो न्यूनतम जमा राशि 50 करोड़ थी। जिन बैंकों की न्यूनतम जमा राशि 50 करोड़ थी उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। कब किया गया? 1969 में, क्लियर। आगे, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अभी आपको बताया 1955 में गोरेवाला समिति, 1955 भाई, 1955। आगे एकदम मुंह सूख गया, जान लीजिए। कह रहा है कि अग्रणी बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था। अग्रणी बैंक योजना, अभी फिर यही आया है। जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय, जिले में अन्य संस्थाओं के साथ, लीड बैंकिंग इसे कहते हैं, लीड बैंकिंग। हर जिले में एक बैंक, जैसे आजमगढ़ का जो लीड बैंक है वो यूनियन बैंक है। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण हेतु शुरू किया गया। तो अभी ये प्रश्न आया था, देख लीजिएगा। साख को प्राथमिकता क्षेत्र की ओर निर्देशित करना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति के द्वारा हुई है? ठीक है, हाँ, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना गोरवाला समिति के द्वारा हुई है। किसकी? गोरवाला समिति के द्वारा। अभी पूछा गया था, अभी बताया गया आपको। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो अभी इसको भी बताया गया 1982, 12 जुलाई 1982 को हुआ है, 12 जुलाई 1982, ठीक है ना जी। आगे प्रश्न देखिएगा, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिएगा, एक्जिम बैंक आयात निर्यात का वित्तीयन है, आईडीबीआई बैंकों का बैंक, आरबीआई बैंकों का बैंक, वाणिज्य बैंक संस्थाओं को वित्तीय सहायता, एफसीआई। देखिए अब आप 73 प्रश्न क्यों गलत होगा? देखिएगा, अगर वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता, वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता,
युग्म सही नहीं है। तो देखिएगा आईडीबीआई ये बैंकों का बैंक तो नहीं है। आईडीबीआई क्या है? बैंकों का बैंक नहीं है। इसके आगे लिखना चाहिए था इनको मैं सही कर देता हूं। ठीक है, देखिए इसके आगे क्या लिखना चाहिए था कि यह वित्तीय उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था, उद्योगों से संबंधित उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था, शीर्षस्थ संस्था, तब ये सही होता। ठीक है, और एफसीआई जो है ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसलिए यह सही नहीं है। वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्त प्रदान नहीं करता, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो भारत में जो अतिरिक्त पैदावार होती है उसको क्या करता है? उसका रख रखाव फिर वितरण के लिए काम करता है। ठीक है, 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1965। ठीक है, तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। इसको ये कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1975 को ही, अभी आपको मैंने बताया 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 गांधी जयंती पर, अक्टूबर 1975। कह रहा है स्मार्ट मुद्रा संबंधित है। स्मार्ट मुद्रा किससे संबंधित है? तो क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मुद्रा कहते हैं। क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं? स्मार्ट मुद्रा कहते हैं। इस तरह से आपके कितने 120 प्रश्न कुल आपके 120 करें 75 क्वेश्चन हो गए। और 75 क्वेश्चन होने के साथ साथ आप समझ पाए होंगे ये लगभग एक में 2 से 3 प्रश्न बताए गए हैं। एक में 2 से 3 प्रश्न बताए गए हैं, इसलिए आपके 150 प्रश्न हो गए, लगभग 150। अब मैं यहां कुछ बातें आपको और बता देता हूं, जैसे मुद्रा का कार्य, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो हाँ, ये एक जगह आप जान लीजिए, क्योंकि विस्तृत अभी हो नहीं पा रहा है, लिख लीजिएगा मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य। ठीक है, इससे संबंधित देखिएगा मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। मुद्रा के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से कार्य हैं? प्रारंभिक कार्य यानी प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य। दूसरा है गौड़ कार्य, गौड़ कार्य। और तीसरा है आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य। ये 3 कार्य हैं। अब देखेंगे कि प्राथमिक कार्य कौन सा है मुद्रा का। प्राथमिक या प्रारंभिक कार्य या मुख्य कार्य कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, क्योंकि मुद्रा का आविष्कार ही इसीलिए किया गया था। दूसरा है मूल्य का मापन, मूल्य का मापन, मूल्य का मापन। ठीक है, ये दोनों प्राथमिक कार्य हैं मुद्रा के। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन, ये दोनों प्राथमिक कार्य हैं। गौड़ कार्य इसके देखिएगा विलंबित भुगतान का आधार, विलंबित भुगतान का आधार। क्लियर? दूसरा देखिएगा क्या है? दूसरा है मूल्य संचय, मूल्य संचय, संचय हो गया। तीसरा हस्तांतरण का आधार, मतलब
हस्तांतरण का आधार। एक हाथ से दूसरे हाथ में इसके माध्यम से कोई वस्तु ले दे सकते हैं आप, ठीक, कोई मना नहीं करता है। आकस्मिक कार्यों में देखिएगा सामाजिक आय का वितरण, सामाजिक आय का वितरण, ठीक है। दूसरा क्या है, सीमांत उपयोगिता का समानीकरण, सीमांत उपयोगिता का सामानीकरण, ठीक है। तीसरा इसमें देख लीजिएगा साख का आधार, साख का आधार। इस तरह से आप अगर ये सब जान लेंगे तो कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा दिक्कत में नहीं आएंगे। स्क्रीनशॉट मन करे ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट मन कर रहा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज बता देते हैं आपको, ले लीजिए, एक चीज और देख लेते हैं, वो भी मुद्रा के कार्य हो गया, आकस्मिक कार्य हो गए। हाँ, आरबीआई के परिमाणात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रण क्या है? आरबीआई के साख नियंत्रण की विधियां ये भी आप एक जगह नोट कर लीजिए, इससे भी कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए दो विधियां हैं, पहला आप लिखेंगे परिमाणात्मक या इसे मात्रात्मक भी कहते हैं, मात्रात्मक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हैं देखिएगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, पहले चर्चित वाली लिखिए, बैंक दर, दूसरा रेपो दर, तीसरा रिवर्स रेपो दर, चौथा खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, फिर है क्या सीमांत अस्थायी सुविधा दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, ठीक है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। इसके अतिरिक्त SLR CRR, ठीक है, ये सी छठा सातवां, समझ में आ रही बात, ये सब क्या है, BRR भी आठवां लिख लीजिएगा, BRR परिवर्तनशील रिजर्व रेशियो, ठीक। ये तो हो गए परिमाणात्मक। और चयनात्मक में देखिएगा, इसे कहते हैं गुणात्मक या चयनात्मक। न्यूनतम मार्जिन, ठीक है, न्यूनतम मार्जिन। दूसरा क्या है, नैतिक दबाव, तीसरा है राशनिंग, ठीक है, राशनिंग। अगला है साख मानदंड का निर्धारण, साख मानदंड का निर्धारण,
और पांचवा है साख स्वीकृतिकरण योजना। साख स्वीकृतिकरण योजना। तो ये हो गया। ये अगर दोनों आप देख लेते हैं तो आपका निश्चित तौर पे आरबीआई मौद्रीकरण या मुद्रा संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, निश्चित तौर पे आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा। तो आज की एक वीडियो कैसी लगी है बताते जाइएगा, कमेंट किया करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम आपकी सफलता की जो मेहनत है उसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आप भी इतनी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे इस बार सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद सुनने के लिए।